नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 1 में सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन, जिसको हम अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है डेरिवेशन अध्याय 1 में जो आने की अधिक से अधिक संभावना रहती है बोर्ड परीक्षा में, उसको आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति के बारे में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं, दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों से मिलकर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, और इन आवेशों के बीच की दूरी अत्यंत अल्प होती है, जिसको हम 2a से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, द्विध्रुव के कारण क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में परिणामी चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति की परिभाषा नोट करते हैं। तो अक्षीय स्थिति की परिभाषा हम आपको डायग्राम द्वारा बता रहे हैं। सबसे पहले द्विध्रुव को बनाएंगे हम। तो ए भी हम जानते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी क्या होती है, अत्यंत अल्प, जिसको हम 2a से प्रदर्शित करते हैं। अब दोनों आवेशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा इसका अक्ष कहलाती है। तो अक्षीय स्थिति से नाम से पता चल रहा है अक्षीय स्थिति, अर्थात जिस बिंदु पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, वह बिंदु हम कहाँ पर रखते हैं, अक्ष पर, द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर रखते हैं। ठीक है, तो यह बिंदु जो है द्विध्रुव के सापेक्ष कौन सी स्थिति में कहलाएगा, अक्षीय स्थिति में कहलाएगा। तो जब भी हमें अक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो उस अज्ञात बिंदु को वैद्युत ध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर हम रखेंगे। तो अक्षीय स्थिति की परिभाषा क्या हो जाएगी देखिए आप, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, यदि वह बिंदु देखिए, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, यदि वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, तो उस बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अक्षीय स्थिति का एक और नाम होता है अनुदैर्ध्य स्थिति। अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में कहा जाता है। तो ये हो जाएगी परिभाषा अक्षीय स्थिति की, जिसको हमने आपको डायग्राम के द्वारा समझा दिया है। आप उस परिभाषा को देख भी सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम कि किसी भी वैद्युत ध्रुव, तो वैद्युत ध्रुव आप सब जानते हैं, दो समान परिमाण के विजातीय आवेश से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो अत्यंत अल्प दूरी पर होते हैं, दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। उस अल्प दूरी को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, 2a से प्रदर्शित करते हैं। अब इन दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, वो वैद्युत ध्रुव का अक्ष कहलाती है। तो परिभाषा के हिसाब से जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकालना हो, यदि उस बिंदु को हम वैद्युत ध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर रख देंगे, तो वह बिंदु द्विध्रुव के सापेक्ष कैसी स्थिति में कहलाएगा, अक्षीय स्थिति में कहलाता है। तो दोस्तों, आप अक्षीय स्थिति की क्या डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम व्यंजक शुरू करेंगे। तो ये हो गई परिभाषा। अब हम इसका व्यंजक डेरिवेशन निकालेंगे कि क्या फार्मूला होगा अक्षीय स्थिति में तीव्रता की गणना करने का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल विधि है, वो परीक्षा में आती है, बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, अन्यथा आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका मिस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ए बी हमने एक वैद्युत ध्रुव ले लिया जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है।
जिनके बीच की अल्प दूरी 2 है, इनका बढ़ाया गया अक्ष पर कोई बिंदु हमने क्या ले लिया P, जिसकी वेद्युत से दूरी, तो जब भी वेद्युत से अज्ञात बिंदु की दूरी लेंगे तो मध्य बिंदु से ली जाती है। तो मध्य बिंदु से दूरी लेंगे हम, कितनी दूरी पर रखा है वो, r दूरी पर रखा है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहाँ पर हम परीक्षण आवेश एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं, जिसको हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं, जिसका परिमाण 1 होता है और प्रकृति क्या होती है, धनावेश होती है। तो दोस्तों अगर ये पूरी दूरी 2 है तो आधी आधी दूरी कितनी हो जाएगी, a और a हो जाएगी। अब इस परीक्षण आवेश पर दोनों आवेशों का प्रभाव होगा, धनावेश का भी और ऋणावेश का। धनावेश उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ऋण आवेश क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा। और दोस्तों पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है कि परीक्षण आवेश किसी भी आवेश के कारण जिस दिशा में बल का अनुभव करता है वह तीव्रता की दिशा होती है। तो धन क्यू आवेश के कारण ये बाहर की ओर बल का अनुभव करेगा, तो पहली जो तीव्रता होगी E1 उसकी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। और ऋण क्यू आवेश के कारण ये परीक्षण आवेश आकर्षण बल का अनुभव करेगा, तो E2 जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा किधर होगी, अंदर की ओर। अब हम पिछले डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं कि किसी भी अकेले आवेश, जिसको हम बोलते हैं बिंदु आवेश, किसी भी अकेले बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, एक फार्मूला केवल यूज होगा इसमें, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का जो हमने सिद्ध करा था 1/4πε0 Q/r², इसका हम उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। तो इस सूत्र के हिसाब से प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, E1 नाम दे रहे हैं। तो E1 बराबर हो जाएगी 1/4πε0, जिस आवेश के कारण आप निकाल रहे हो उसका परिमाण, तो इसका परिमाण Q है, और उस आवेश से उस बिंदु की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, AP, तो दूरी का वर्ग अर्थात AP का वर्ग। तो इस सूत्र का उपयोग करके हमने तीव्रता लिख दी। तो किसी भी अकेले बिंदु आवेश कारण जो हमने तीव्रता सिद्ध करी थी उस सूत्र का उपयोग करके हमने क्या कर लिया, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता प्राप्त कर ली, जिसकी दिशा किधर होगी, AP दिशा में। किधर कार्य करेगी इसकी दिशा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा किधर होगी, AP दिशा में। अब चित्र से हम क्या कर सकते हैं, इस AP का मान बना सकते हैं। इस AP का मान कैसे बनाएंगे, O से P तक कुल दूरी कितनी है, R है। अगर उसमें से हम OA दूरी घटा दें अर्थात A घटा दें तो क्या प्राप्त होगी, AP, अर्थात AP का जो मान है वो R - A के बराबर होगा। एक बार और देखिए दोस्तों, पूरी दूरी है R, उसमें से अगर हम A कम कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, AP प्राप्त होगा। तो AP की वैल्यू हो जाएगी R - A, तब हमारा जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/AP के स्थान पर हम रख देंगे R - A, उसका वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे समीकरण नंबर 1। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करा, हमने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता प्राप्त कर ली। इसी प्रकार अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण, इसी प्रकार अब हम कैसे निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, जिसको हम किस नाम से बोलेंगे, जिसको हम बोलते हैं E2, और वही सूत्र हो जाएगा अपना 1/4πε0 Q, परिमाण आता है, माइनस प्लस नहीं आएगा, केवल उसका क्या आएगा, परिमाण Q, और दूरी अब आवेश का रखा है, माइनस क्यू आवेश का रखा है B पर, और तीव्रता का निकाल रहे हैं हम P पर, तो कुल दूरी क्या बनेगी, BP। तो यहाँ जाएगा दूरी का वर्ग अर्थात BP का वर्ग, और इसकी दिशा किधर होगी, P से B की ओर, तो इसको बोलेंगे हम PB दिशा में। ये तीव्रता किस दिशा में कार्य करेगी, तीव्रता की दिशा किधर होगी, PB दिशा में। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने AP वर्ग का मान बनाया था चित्र से, अब हम किसका मान बनाएंगे, BP का मान बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, B से लेकर P तक की दूरी चाहिए हमें, तो O से लेकर P तक की दूरी हमें कितना पता है, R, उसमें अगर हम कितना और जोड़ दें,
ए और जोड़ दें तो टोटल दूरी क्या बन जाएगी, बीपी। तो चित्र से हम लिख सकते हैं बीपी बराबर आर प्लस ए। तब हमारा जो दूसरा समीकरण है वो व्यवस्थित हो जाएगा 1/4πε0 क्यू और बीपी के स्थान पर हमने रख दिया आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये होगी समीकरण 2। तो दोस्तों सबसे पहले अक्षीय स्थिति के डेरिवेशन में द्विध्रुव के दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के कारण अलग अलग हम क्या निकाल लेंगे, तीव्रता। अब दोस्तों अगर हम चित्र को ध्यान से देखें तो E1 और E2 एक दूसरे से क्या है, विपरीत दिशा में है और प्लस क्यू आवेश जो है बिंदु P के निकट है और माइनस क्यू आवेश कहाँ है, दूर है। क्योंकि इन आवेशों का परिमाण तो बराबर है लेकिन दूरी अलग अलग है, एक की दूरी कम है, एक की दूरी अधिक है। तो दोस्तों आप जानते हो तीव्रता जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जिस आवेश की दूरी कम होगी उसकी तीव्रता क्या होगी, परिमाण में अधिक होगी, और जिसकी दूरी अधिक होगी उसकी तीव्रता परिमाण में क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश P के निकट है, इसके कारण जो तीव्रता है उसका मान क्या होगा, बड़ा होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं चूंकि E1 परिमाण में बड़ी है किससे, E2 से, किंतु इनकी दिशाएं क्या हैं, विपरीत है। इनकी दिशाएं क्या हैं, विपरीत है। अगर दो भौतिक राशियां जो सदिश हों, दिशाओं में विपरीत हों और एक का मान अधिक हो और एक का मान कम हो, तो परिणामी हमेशा बड़े में से छोटा घटाकर हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, विपरीत है। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो किसके बराबर होगी, वो होगी E बराबर E1 माइनस E2 के। बड़ा मान कौन है, किसका बड़ा मान है, E1 का, और E2 का मान क्या है, छोटा। तो परिणामी क्या निकलेगी, बड़े में से छोटे घटाकर। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि इनकी दिशाएं क्या हैं, विपरीत है। अगर ये एक ही दिशा में होती तो क्या जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है। अब E1 का मान समीकरण 1 से और E2 का मान समीकरण 2 से हम रख देंगे। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 के मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 के मान रखने पर, तो दोस्तों E ऐसा कैसे ही, E1 का मान हमारे पास था 1/4πε0 Q अपान R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 E2 का मान था हमारे पास Q अपान R प्लस ए का होल स्क्वायर। E बराबर हो जाएगा Q अपान 4πε0 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। तो E बराबर हो जाएगा हमारे पास Q अपान 4πε0, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, R माइनस ए का होल स्क्वायर भी आ जाएगा और R प्लस ए का होल स्क्वायर भी जाएगा। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन बहुत सरल है। E बराबर Q अपान 4πε0। अब यहाँ पर घात समान है तो एक बार आ जाएगी और आधारों को क्या हो जाएगा, गुणा, अर्थात R माइनस ए और R प्लस ए। दोस्तों आपने छोटी क्लास में मैथ्स में पढ़ा है कि x की पावर m इंटू वाई की पावर m, दोनों की पावर सेम रहती है तो पावर एक बार आती है और आधारों को क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। यहाँ भी ऐसा ही है, दोनों की घात 2 है, सेम एक बार लिख दी, और दोनों आधार अलग अलग हैं तो दोनों का क्या कर दिया, हमने गुणा कर दिया। अब ऊपर देखिए, ऊपर सूत्र खोल देंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र, अर्थात r का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस 2ra माइनस, यह माइनस वाला सूत्र खोल देंगे, r का वर्ग प्लस a का वर्ग माइनस 2ra। अगले स्टेप में माइनस से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और इसको और सरल कर लेंगे। तो दोस्तों आप इतना नोट कर लीजिए। अब इसके आगे
बहुत ही सरल है। E बराबर Q/4πε0, ऐसा कैसे ही R माइनस ए, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ फिर फार्मूला बन जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और होल घात कितनी उसकी 2 है। अब देखिए आर स्क्वायर ऐसा कैसे ही, ए स्क्वायर ऐसा कैसे ही, 2r ऐसा कैसे ही, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2r, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, E बराबर हो जाएगा Q/4πε0, 2r हो जाएगा 4r बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की घात 2। अब दोस्तों थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। E बराबर 1/4πε0, ऊपर सब मल्टीप्लाई में है तो इनको आगे पीछे लिख सकते हैं अपन। Q 4 को हम लिखेंगे 2 × A और 2 × R, क्योंकि 2 × 2 क्या जाएगा 4 और R × A हो जाएगा RA, तो हमने 4 को 2 × 2 में तोड़ लिया, 2A अलग कर दिया, 2R अलग कर दिया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब Q × 2A क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो P बराबर हम लिख देंगे Q × 2A, तो यहाँ पर सूत्र बन जाएगा अपना 1/4πε0, इसको बोलते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P × 2R बटे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल घात 2। अब दोस्तों चूँकि एक कंडीशन लगाएंगे, यदि A वेरी लेस देन R हो, देखिए यहाँ ये बहुत अल्प दूरी है और A उसकी भी आधी दूरी है, और ये R जो दूरी लेंगे हम इसकी तुलना में ये A क्या है, बहुत ही कम मान है। तो यदि A वेरी लेस देन R हो तो जो बहुत छोटा मान होता है उसकी उच्च घातें क्या आती है, और भी छोटी आती है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, इसकी उपेक्षा कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। तो यदि A वेरी लेस देन R हो तो A की उच्च घातों की उपेक्षा की जा सकती है, तो उपेक्षा कर देंगे, अर्थात उच्च घात को क्या कर लेंगे हम 0 मान लेंगे। तो देखो यहाँ ए स्क्वायर की घात 2, यहाँ ये उच्च घात 2 से शुरू होती है, इसको इस पद को क्या मान लेंगे हम 0, तब E बराबर 1/4πε0, यह जाएगा 2PR बटे आर स्क्वायर, उसको क्या मान लेंगे हम 0। अब 0 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1/4πε0 2PR बटे हो जाएगा आर स्क्वायर उसकी घात 2, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2PR बटे आर की घात 4, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो 1/4πε0 2P/r की घात 3, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो दोस्तों देखा आपने कितनी सरल है, क्या करना है, पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 निकाल लेना है, फिर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 निकाल लेना है। फिर हम चित्र में देखेंगे Q पास है और माइनस Q दूर है, तो Q के कारण जो तीव्रता E1 है वो परिमाण में बड़ी होगी E2 से, और इनकी दिशाएं विपरीत है, इसलिए परिणामी तीव्रता जो है बड़े में से क्या करेंगे, छोटे मान को घटा देंगे, अर्थात E1 माइनस क्या कर लेंगे E2। E1 माइनस E2 के मान समीकरण 1 व 2 से रख के उसको सरल कर लेंगे, घटा लेंगे, एक कंडीशन लगा देंगे कि A वेरी लेस देन क्या है R से, तो A की उच्च घातों को नगण्य मान लेंगे और सरल कर लेंगे, और इस प्रकार हम अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन हल कर लेंगे और इसकी अच्छे से तैयारी करके हम परीक्षा में लिख देंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति के व्यंजक के बाद अब हम दूसरा डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो देखिए निरक्षीय स्थिति की परिभाषा क्या होगी, पहले हम डायग्राम से समझेंगे। ये हमारा वैद्युत ध्रुव है AB, जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है,
इसके मध्य बिंदु O से जो लंबवत रेखा हम खींचेंगे उसको बोलते हैं हम इस अक्ष का लंबवर्धक। तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, यदि वह बिंदु किसी भी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवर्धक पर स्थित हो, अर्थात अज्ञात बिंदु अब यहाँ पर रहेगा, कहाँ पर रहेगा, लंबवर्धक पर। तो लंबवर्धक पर अगर वो बिंदु P है तो वो द्विध्रुव के सापेक्ष कैसी स्थिति में कहलाता है, निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। अगर यही बिंदु बढ़ाया गया कहाँ होता, अक्ष पर होता, तो अक्षीय स्थिति में हो जाता। लेकिन हमें कौन सी स्थिति की परिभाषा लिखनी है, निरक्षीय स्थिति की। तो निरक्षीय स्थिति के लिए क्या परिभाषा होगी कि जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह बिंदु किसी भी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवर्धक पर स्थित हो तो उस बिंदु को हम द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहेंगे। अर्थात निरक्षीय स्थिति की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आप सभी नोट कर सकते हैं। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, यदि वह बिंदु विद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, बढ़ाए गए बिंदु, यदि वह बिंदु विद्युत ध्रुव के अक्ष के लंबवर्धक पर स्थित हो, लंबवर्धक पर स्थित हो, तो उस बिंदु को विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में कहा जाता है। अनुप्रस्थ स्थिति में कहा जाता है। तो दोस्तों, निरक्षीय स्थिति की डेफिनेशन आपको याद हो गई है कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, यदि वह बिंदु किसी भी विद्युत ध्रुव के अक्ष के लंबवर्धक पर स्थित हो तो उस बिंदु को हम निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, व्यंजक करेंगे। तो व्यंजक के लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बनाएंगे विद्युत ध्रुव। ये ए बी अपना विद्युत ध्रुव है जो प्लस की और माइनस की आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2 है। इनके अक्ष के मध्य बिंदु O से जाने वाली लंबवत रेखा द्विध्रुव लंबवर्धक कहलाती है। तो बिंदु P जो मध्य बिंदु से 8 दूरी पर है और द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में रखा है। अब यहाँ हम करेंगे काय की कल्पना, परीक्षण एकांक धनावेश की। तो ये धनावेश उस धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, जिसके कारण जो तीव्रता की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। फिर ये जो ऋण आवेश है वो काल्पनिक परीक्षण आवेश धनावेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो उसके कारण जो तीव्रता होगी वो E2 होगी। फिर इन दोनों के बीच में जो कोण है उस कोण के अर्धक पर क्या प्राप्त होती है, परिणामी तीव्रता। तो उसको हम बोलेंगे E। इसके दोनों के बीच का कुल कोण हम 2θ मानेंगे। तो आधा आधा कितना हो जाएगा, θ। ये कुल दूरी 2a है तो आधी आधी क्या हो जाएगी, a और a। तो ये हमारा बन गया डायग्राम। जिस प्रकार हमने अक्षीय स्थिति में सबसे पहले दोनों आवेशों के कारण क्या निकाली थी, तीव्रता, वैसे ही हम यहाँ भी सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, जिसको हम क्या बोलते हैं E1। क्या फार्मूला है उसका 1/4πε0। फिर जिस आवेश के कारण निकाल रहे हैं उसका परिमाण, तो यहाँ आएगा Q, और उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी का वर्ग अर्थात AP का वर्ग। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। चूँकि अब यहाँ कोई मान घटा के नहीं निकाल सकते हैं हम, इसलिए AP का वर्ग ही लिखेंगे हम। इसकी दिशा किधर हो जाएगी, A से P की ओर। चित्र में दिख ही रहा है आपको, AP दिशा में। ये तीव्रता किस दिशा में काम करेगी, AP दिशा में। इसी प्रकार अब -Q आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फार्मूला याद है, वो E2 हो जाएगा 1/4πε0। जिस आवेश के कारण निकालते हैं उसका परिमाण, तो माइनस नहीं आएगा, माइनस तो उसकी प्रकृति है, केवल परिमाण क्या लिखेंगे हम Q, और B से लेकर P तक की दूरी अर्थात BP का वर्ग। समीकरण 2, और इसकी दिशा होगी P से B की ओर, PB दिशा में। तो दोस्तों सबसे पहले दोनों आवेश के कारण दो तीव्रता निकाल ली हमने। अब चूंकि A से लेकर P तक की दूरी और B से लेकर P तक की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। AP बराबर क्या है, BP। दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। इसलिए दोनों के कारण जो तीव्रता है, क्योंकि दोनों के आवेशों के परिमाण भी बराबर है और दूरियां भी बराबर है, इसलिए दोनों की जो तीव्रता है वो परिमाण में क्या होगी, बराबर। इसलिए E1 व E2 परिमाण में बराबर होंगी, बराबर हैं, तथा इनकी दिशाएं जो हैं वो अलग अलग हैं, भिन्न हैं। दिशाएं क्या हैं, भिन्न हैं, अलग अलग हैं, तथा इनके बीच का कोण 2θ है। E1 और E2 के बीच का टोटल कोण कितना है, 2θ। भिन्न है तथा इनके बीच का कोण 2θ है। ऐसी कंडीशन में जब दो सदिश राशियाँ A1 और A2 जिनके बीच का कोण थीटा हो, अगर वो परिमाण में बराबर हो, इक्वल हो, तो उनका जो परिणामी सदिश है वो होता है 2A1 या A2, दोनों में से कोई सा भी रख सकते हैं, ये बोल दो, कोस उनके बीच बनने वाले कोण का आधा। ये सूत्र होता है। इस सूत्र का उपयोग करके हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता का क्या सूत्र होता है, जब दो सदिश राशियाँ परिमाण में बराबर हो, दिशाएं उनके बीच कुछ कोण बनाती हो, तो उसका परिणामी का सूत्र होता है R बराबर 2A कोस उनके बीच बनने वाले कोण का आधा। तो हमारे पास R के स्थान पे क्या है, परिणामी तीव्रता। तब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम क्या बोलेंगे, E बोलेंगे, क्योंकि हम काय से प्रदर्शित कर रहे हैं उसको, किससे प्रदर्शित कर रहे हैं उसको, E से। तो E बराबर इस सूत्र के हिसाब से क्या जाएगा, 2 फार्मूले का। A का मतलब वहाँ क्या था, जो दो सदिश राशियाँ दोनों जो परिमाण में बराबर है, चाहे A1 रख दो चाहे A2 रख दो, तो हम यहाँ E1 रख सकते हैं या E2, तो मैंने E1 रख दिया। और कोस थीटा जो भी उनके बीच का कोण है, तो हमारे पास चित्र में कितना कोण है दोनों के बीच, 2θ है, तो हम 2θ का आधा करेंगे, है ना। हमने सूत्र में थीटा माना था, तो थीटा का आधा आता है, लेकिन हमारे डायग्राम में क्या है, थीटा और थीटा, कुल E1 और E2 के बीच कुल कोण कितना है, 2θ। तो 2θ बाय क्या कर लेंगे हम, 2 कर लेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 2E1 कोस थीटा। अब दोस्तों E1 का मान हम कहाँ से रख देंगे, कहाँ से रख देंगे, समीकरण 1 से रख देंगे। अब आप एक बार और सुन लीजिए हमने क्या करा अभी तक। सबसे पहले +Q आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाली E1, फिर -Q आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाली, इसको क्या बोलते हैं, E2। चूँकि चित्र के अनुसार दोनों A से लेकर P तक और B से लेकर P तक की दोनों दूरियां क्या है, आपस में बराबर हैं, इसलिए दोनों तीव्रताएं क्या होंगी, परिमाण में बराबर होंगी, लेकिन इनकी दिशाएं क्या हैं, भिन्न हैं।
तो ऐसी कंडीशन में जब दो सदिश राशियाँ परिमाण में बराबर हो और वो एक दूसरे से कुछ कोण बनाती हो तो उनका जो परिणामी निकालने का फार्मूला होता है वो होता है r बराबर 2a कोस उनके बीच बनने वाले कोण का आधा। तो हम बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगी, उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, E से। E बराबर 2E1 कोस उनके बीच कुल कोण कितना है 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 काट दिया। अब E1 का मान हम कहाँ से रख लेंगे, समीकरण 1 से। तो दोस्तों आप इतना नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसको आगे हल करेंगे, समीकरण 1 से हम E1 का मान रखेंगे। तो देखिए अब बहुत सरल होने वाला है। E बराबर 2, E1 का मान रखा हमने 1/4πε0 Q अपान क्या था AP का होल स्क्वायर इंटू कोस थीटा। इसको हम समीकरण 3 दे देंगे। अब दोस्तों इसमें दो अज्ञात चीज़ें दिख रही हैं हमें, एक तो है AP वर्ग और एक है कोस थीटा। तो AP वर्ग और कोस थीटा दोनों ही हम काय से निकालेंगे, डायग्राम से निकालेंगे, है ना। तो डायग्राम में देखिए AP वर्ग किस त्रिभुज में आ रहा है, एक तो इधर वाला त्रिभुज है और एक इधर वाला त्रिभुज है। इसमें AP इस त्रिभुज में आ रहा है तो POA, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज POA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम क्या कर सकते हैं, AP वर्ग का मान निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या जाएगा हमारा AP का वर्ग, लंब क्या जाएगा हमारा OP का वर्ग और आधार क्या जाएगा हमारा OA का वर्ग। तो AP वर्ग OP का मान हमारे पास है कितना है R है और OA का मान कितना है हमारे पास A है। तो अगर AP का मान चाहिए तो वो वर्ग हटाएंगे अंडर रूट हो जाएगा। अब इसी त्रिभुज में हम कोस थीटा ले लेंगे। अब हमारे AP वर्ग का मान बन चुका है, AP वर्ग की जगह हम क्या रख सकेंगे R² प्लस A²। अब दूसरा अज्ञात चीज़ क्या दिख रही है हमें, कोस थीटा। तो त्रिभुज POA में कोस थीटा लेने पर दोस्तों कोस थीटा का सूत्र आप जानते हो, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। बिल्कुल सही, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो कोस थीटा बराबर आधार का मान हो जाएगा अपना OA और कर्ण का मान हो जाएगा हमारा AP। कोस थीटा OA का मान कितना है A और AP का मान हम यहाँ बना चुके हैं, AP का मान R² अंडर रूट में और A²। अब ये दोनों मान AP वर्ग और कोस थीटा, ये दोनों मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 में मान रखने पर तो क्या जाएगा, हमारी परिणामी तीव्रता E 2 × 1/4πε0 Q ऐसा कैसे ही। AP वर्ग की जगह हम रखेंगे मान R वर्ग प्लस A वर्ग। देखिए यहाँ AP वर्ग का मान क्या है R वर्ग प्लस A वर्ग इंटू कोस थीटा। कोस थीटा का मान हो जाएगा A/√, R वर्ग प्लस A वर्ग। अब ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे दोस्तों और नीचे नीचे गुणा कर देंगे। तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 हमने आगे लिख लिया, Q 2 का हमने A के साथ गुणा लिख दिया। नीचे क्या जाएगा, इसका आधार दोनों का सेम है, इसकी घात 1 है, उसकी घात करने की घात आधी होती है, 1 और आधी कितनी हो जाएगी 1.5, 1.5 को हम बोलते हैं 3/2। तो इसके जो गुणा करने पर घातें जुड़ेंगी वो हो जाएंगी 3/2। Q × 2A का क्या फार्मूला होता है, Q × 2A को बोलते हैं हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ Q × 2A के स्थान पे क्या जाएगा 1/4πε0 2, इसको बोलेंगे हम P बटे R² प्लस A² की घात 3/2। ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में आ चुकी है। लेकिन हम इसमें एक कंडीशन और लगाएंगे कि यदि A का मान R की तुलना में क्या हो, बहुत छोटा हो, तो एक कंडीशन लगेगी। देखिए आप, यदि A वेरी लेस देन क्या हो R हो, तो
ए की उच्च घातों की उपेक्षा की जा सकती है। ए की उच्च घातों की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा का तात्पर्य इसको 0 मान लेंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 p/r² प्लस 0 की घात 3/2। फिर 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा 1/4πε0 p/r² की होल घात 3/2, 2 से 2 काट दिया तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 p/r की घात 3 और ये हो जाएगा हमारा न्यूटन प्रति कूलम। तो देखा दोस्तों, निरक्ष स्थिति में जो परिणामी तीव्रता का जो व्यंजक है वेरी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बहुत आसान है। इसमें हम सबसे पहले प्लस क्यू आवेशकारण तीव्रता निकालते हैं, फिर माइनस क्यू आवेशकारण तीव्रता निकालते हैं। चूँकि ये दोनों तीव्रता परिमाण में बराबर होती हैं, दिशाएं में भिन्न होती हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए परिणामी निकालने का एक फार्मूला होता है जो होता है R बराबर 2a1 cos θ/2। उसका उपयोग करके हम परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको अक्षीय और निरक्षीय दोनों विधि से तीव्रता निकालने का व्यंजक सिखाया है। तो आप इन दोनों पर अच्छी मेहनत कीजिए और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपकी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाते रहें। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।